एक तेल 110 में मिलता था, अभी 1 लीटर लेने में 180-90 रुपया लगाना पड़ता है। अच्छा, 180-90 में मिल हाँ मिलता है, तो अब इतना पैसा उसमें ज़्यादा लगता है तो असर पड़ेगा ही ना। सब लाइट के ऊपर है, लाइट मिलेगी तो काम होगा, नहीं मिलेगी तो कैसे होगा, नहीं होगा। लाइट मिलेगी तो होगा, नहीं मिलेगी तो कैसे होगा। मतलब भुखमरी के कगार पर पहुंचने में कोई मतलब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन और नोटबंदी ऐसी समस्या है जिससे सारा बुनकर समाज इफेक्ट हुआ है। अगर बिजली महंगी हुई तो जाहिर है कि मतलब भुखमरी के कगार पे हम होंगे। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और हम लोग इस वक्त चुनावी कवरेज पर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा में हैं। जब भी मुबारकपुर का जिक्र आता है तो रेशमी साड़ियों का जिक्र आना बेहद ज़रूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। ये वो रेशमी साड़ियाँ हैं जिसे पहनकर भारत की नारियाँ अपने व्यक्तित्व में ज़बरदस्त निखार लाती हैं, उनकी सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती है। रेशम की साड़ियाँ जब भी हम देखते हैं तो उसका संबोधन हम बनारसी साड़ियों से करते हैं, कहते हैं कि ये बनारसी साड़ियाँ हैं। और बनारस की साड़ियाँ वस्तुतः कई जगह बनती हैं। नाम तो बनारसी साड़ियाँ होती है, आपके मऊ ज़िले में भी बनती है, वाराणसी में भी बनती हैं, लेकिन मशहूर हैं बनारसी साड़ियों की वजह से। तो हम लोग मुबारकपुर में विधानसभा कवरेज कर रहे थे और हमने सोचा कि क्यों ना रेशम की जो साड़ियाँ हैंडलूम पे बनती है उसको भी दिखाया जाए, और ये जो पावर लूम पे साड़ियाँ बनती हैं उसको भी हम दिखाएं। एक छोटे से कारखाने में हैं हम और ये धागे लगे हुए हैं। अभी देखा होगा आपने, आपकी स्क्रीन पे अचानक से ये बिजली वापस आई है, मतलब लाइट, ये ट्यूबलाइट्स जली हैं। यहाँ का पावर कट हो गया था, तो हम जब ये शूट कर रहे थे उसी दौरान ये पावर आया है, लाइट आई है। और इन साड़ियों को बनाने में विद्युत का जो इस्तेमाल होता है, जो बिजली की खपत होती है, वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारा दारोमदार, सारा प्रोडक्शन इन्हीं विद्युत पे निर्भर है मुबारकपुर की साड़ियों का, या यूँ कह लें बनारसी साड़ियों का। लेकिन बीच में हाल फिलहाल एक तमाम बातें चली हैं विद्युत को लेकर के, इसको भी प्राइवेट किया जाएगा, और तमाम जगहों पे खबरें हमने देखा और पढ़ा कि कोयला ख़त्म होने वाला है, बिजली जाने वाली है, तमाम चीज़ें हमें मीडिया में देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं इस पेशे से जुड़ा हुआ जो व्यापारी है वो भी परेशान है कि अगर बिजली जो है प्राइवेट हो गई, विद्युत व्यवस्था प्राइवेट कर दी सरकार ने, तो फिर बुनकरों का क्या होगा, इस कला का क्या होगा। बहरहाल हम लोग एक वर्कशॉप में हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से दिखाएं कि किस तरह के ये धागे हैं, अलग अलग रंगों के धागे हैं और कैसे ये बनते हैं। इसके कारीगर से, जो यहाँ पे कारीगर हैं, उन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बनता है। और इस बनने के पीछे की कहानी मैंने आपको पहले ही बताई कि देखने में तो बेहद खूबसूरत होती हैं ये साड़ियाँ, लेकिन उसके बनने के पीछे की कहानी, वो मेहनत शायद हम उस तरह से नहीं जान पाते हैं, बस उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। तो देर न करते हुए यहाँ पे एक कारीगर, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बनती हैं। हम लोग इस पेशे से जुड़े हुए उस व्यापारी से भी बात करेंगे जिनका ये कारखाना है और किस तरह से वो धागों पे क्या उनको सब्सिडी वगैरह मिलती है, धागे जो रेशमी धागे हैं, या जो ये पावर लूम पे जो ये साड़ी बन रही है बनारसी साड़ी, उसके धागे कैसे मिलते हैं, कोई परेशानी तो नहीं होती, सरकार से क्या सहूलतें मिलती, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इस साड़ी के कारीगर से बात करते हैं जो इसे बना रहे हैं। नाम क्या है आपका? सकीब अनवर। सकीब अनवर। कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल। पढ़ाई वढ़ाई कुछ किया आपने? 5वीं तक पढ़े। तो ये साड़ियाँ बनाना कब सीखा आपने? ये बचपन से हम लोग बना रहे हैं। बचपन से? जी। कितनी उम्र रही होगी? वही 10 साल रही होगी। 10 साल के थे तभी आपने बनाना शुरू कर दिया? हाँ, तब ये पावर लूम नहीं था, वो हैंडलूम था, उसी पे कढ़ाई कर रहे थे। कढ़ाई से बनता? हाँ। तो जब से पावर लूम आ गया तब से आसान हो गया? हाँ, तब से ये पावर लूम चला रहे हैं। अच्छा, लेकिन डिमांड किसकी है, किस तरह की साड़ियों की डिमांड है? हैंडलूम की ज़्यादा डिमांड रहती है, पावर लूम की थोड़ा कम रहती है। खासियत क्या है दोनों में? वो हाथ से तैयार किया जाता है। अच्छा, करघे से? हाँ, हाथ करघे से। ये पावर से तैयार होता है, लाइट से। अच्छा।
तो उसमें खर्चे भी ज्यादा आते हाँ होंगे। उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ। उसमें एक साड़ी में बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं। अच्छा, बनिस्बत इससे समय भी कम लगता है और नहीं हाँ इसमें समय भी कम लगता है। उसमें समय एक साड़ी निकालने में कम से कम 10 दिन लग जाएगा। 10 दिन एक साड़ी? 10 हाँ। अच्छा, हाँ और ये वाली साड़ी कितने उसमें ये 3 घंटे में निकलती है। 3 घंटे में एक साड़ी बन जाती है? हाँ एक साड़ी बन जाती है। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे अलग अलग रंगों के धागे हैं सकीब, ठीक है, और तमाम ये मतलब तमाम तरीके से इधर उधर सब तरतीब से आप लोग करते हैं। तो कभी धागे वगे टूटते हैं तो फिर कैसे पता हाँ चलता है? ये धागे टूटते हैं ना तो ये यहाँ पे धागे पड़ने लगते हैं। अच्छा। जैसे इस पे पड़ता होगा, हम्म, यहाँ पे ये धागा पड़ रहा है ना, ये टूटा हुआ है। अब इसको उधर से सीधा करेंगे, फिर उसके बाद इसको पहनेंगे, फिर उसके बाद चलाएंगे। अच्छा। और ये भी खाली हो जाती है जब धागा टूट जाता है। अच्छा। तो इसमें से धागा निकल जाता है। अच्छा, हाँ तो ये जब तो पहने आपके घर में सबसे पहले ये काम कौन करता था? आपके वालिद साहब करते थे? जी मेरे वालिद साहब करते थे। तो फिर आपने भी वही अपना लिया धंधा? जी तो खुद से किया या उन्होंने इस तरफ उन्होंने सिखाया हमको। शौक से या कोई मजबूरी? मजबूरी का मतलब हमारे यहाँ यही मतलब काम होता था, तो वो मजबूरी कर लो या शौक कर लो, यही काम करना था। पूरे मुबारकपुर में ज्यादातर यही काम ज्यादातर यही। हाँ मुबारकपुर और में आसानी से पहले लोग भिवंडी वगैरह जाते थे लूम चलाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, टांडा वगैरह जैसे क्षेत्रों में भी कपड़े बनते हैं। तो जब आप लोगों के यहाँ ये शुरू से ही बन रहा है तो आप लोग इससे आसानी से जुड़ गए, जी है ना? हाँ हम लोग कहीं गए नहीं, यही जुड़ गए, मतलब अपना काम कर रहे हैं। हाँ शादी उदी हुई? हाँ शादी हुई है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। उनको बच्चे पढ़ा हैं। रहे हैं? अभी वो एक 3 साल की है, एक 1.5 साल की है। 3 साल और 1.5 हाँ साल? जी। अच्छा। हाँ तो कैसे मतलब एक दिन में कितनी साड़ियाँ आप बना लेते हैं? अगर लाइट मिली तो एक दिन में 3 साड़ी बन जाती है। लाइट मिली तो एक दिन में? हाँ 3 साड़ी 3 साड़ी। हाँ बन और जाती एक साड़ी का कितना पैसा मिलता है? वो 85 रुपया। इसका हम तैयार करेंगे तो 85 रुपया हमको मिलेगा। बनाएंगे तो एक साड़ी का 85 रुपया मिलेगा। अच्छा, यानी 2 साड़ी का 170 रुपया? हाँ वही 85 रुपये के हिसाब से, मतलब जो साड़ी बनेगी उसी के हिसाब से पैसा हमको मिलता है। अच्छा, हाँ यानी सब मिला के लगभग मान लिया जाए तो 300 के आसपास। हाँ हाँ वही। लाइट अगर मतलब हफ्ते में मतलब कभी रहती है कभी नहीं रहती है, कभी काम ज़्यादा होता है कभी कम होता है। अच्छा, कम ज़्यादा का भी इसमें होता है? नहीं जैसे आज मान ले कि 3 साड़ी चल गई, कल लाइट नहीं मिली तो एक ही साड़ी चली, तो कुल बराबर हो जाता है। तो मोटा मोटा महीने में कितना कमाई हो जाता है? वही महीने में 7-8 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। 7-8 हज़ार रुपया हो जाता है? जी अच्छा। हाँ और वो एक मतलब खाने पीने की मतलब दिक्कत नहीं होती है, मतलब आज जिंदगी चल जाती है? जिंदगी चल जाती है। अच्छा, इधर सकीब इधर महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। तेल वोल जो 110 या 20 रुपया किलो मिलता था सरसों का तेल, अब बढ़ के 200 के पार चला गया है। और डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया, तमाम चीज़ें हैं, सब्जियां भी महंगी हो गई। तो कुछ असर पड़ा है इस सब का? असर पड़ा है ना, असर नहीं पड़ेगा। जहाँ एक तेल 110 में मिलता था, अभी 1 लीटर लेने में 180-90 रुपया लगाना पड़ता है। अच्छा, 180-90 में मिलता है? हाँ मिलता है। तो अब इतना पैसा उसमें ज़्यादा लगता है तो असर पड़ेगा ही ना। असर पड़ता है। हाँ। तो आप ये जो सरकारें हैं जो तमाम विकास का दावा करती हैं कि हमारी सरकार सबसे अच्छी, फला की सरकार सबसे अच्छी, फला ने नहीं काम किया, तमाम चीज़ें होती हैं, तो आप लोग जब वोट देने जाते हो तो उम्मीद तो यही रहती होगी कि अब की बार हो सकता है कोई सरकार आए जो हमारे दशा को बदल दे। हाँ? तो कभी ऐसा लगा कि हाँ कोई सरकार है जो हमारे बुनकरों के बारे में भी सोचती है, जो बुनकर मजदूर हैं उनके बारे में? अभी तक तो कोई नहीं। कोई नहीं? हाँ अभी तक तो हम लोग ऐसे ही, मतलब कोई सुविधा नहीं है, बस इसे का। घर कैसा है आपका? घर वही कच्चा है, यही टीन वाला ऐसे है, ऐसा ही है। टीन का आपने? अभी तो बाढ़ उधर है, पूरा पानी, इतना पानी था 20 दिन से इधर उधर रह रहे थे। अभी 2 दिन हुआ घर में गए हैं, इतना पानी अभी भी है, उसी में हल के जा रहे हैं। तो चुनावी मौसम में कोई नेता होता आता है आप लोगों का दुख परेशानी? नहीं अभी कोई नहीं है। कोई नहीं आया? जब बाढ़ में थे तब भी कोई नहीं? कोई नहीं है। अच्छा। कोई नहीं है। कोई नहीं आया। काम भी कभी सब लाइट के ऊपर है ना? सब लाइट के ऊपर है। लाइट मिलेगी तो काम होगा, नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? नहीं होगा। लाइट मिलेगी तो होगा, नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? थोड़ा एक बार मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको चालू करके हमारे दर्शकों को दिखाएं, और आप इधर आ जाएं।
चालू करके दिखाएं और हम लोग देखें कि हाँ कैसे ये काम होता है। आप भी देखिए पावर लूम पे कैसे काम होता है, ये साड़ियाँ कैसे इसको बनाया जाता है। ये देखिए, ये है बनारसी साड़ियों का उद्योग और ये कैसे बन रहा है, इसकी बुनाई साड़ी की कैसे हो रही है आप देख रहे हैं। और ये अलग अलग रंगों के धागे एक दूसरे से मिल करके एक नया शाहकार रच रहे हैं, एक नई रचना तैयार हो रही है जिसको पहन के हमारे देश की जो नारियां हैं, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, इन बनारसी साड़ियों को पहन करके अपने व्यक्तित्व में निखार लाती है। और आप देखिए किस तरह से ये पावर लूम काम कर रहा है, ऊपर नीचे एक दूसरे का मिश्रण हो रहा है। हमने सकीब से बात किया, सकीब अनवर से, उन्होंने अपनी परेशानियों को बताया। सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम जफर अख्तर है। जफर अख्तर। जफर, ये बताएं कि जैसे अभी हाल फिलहाल अभी हमने देखा लाइट चली गई थी तो ये काम बंद था। हाल फिलहाल इसको लेकर के बात हो रहा है कि बिजली को भी निजीकरण कर दिया जाएगा, सीधे बेच दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो बुनकर समाज के लिए कितना घातक होगा, क्या दुश्वारियां हो सकती हैं? सबसे पहले तो हम बता देना चाहेंगे इस नगर में 70% बुनकर समाज है, जैसा कि मतलब इसी से आश्रित है, पावरलूम और हथकरघा से। चाहे बुनकर मजदूर हो या जी जो इस काम के व्यापारी, जी हाँ, दोनों एक दूसरे से जुड़े। जी, अगर ऐसा हुआ तो उसमें मतलब भुखमरी के कगार पर पहुंचने में कोई मतलब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन और नोटबंदी ऐसी समस्या है जिससे सारा बुनकर समाज इफेक्ट हुआ है। तो जैसे मतलब इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली दी जाती थी, ठीक है। अभी तो बात हो रहा है कि निजीकरण करने का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब निजीकरण होगा, चीज़ों का दाम बढ़ेगा, तो क्या इन चीज़ों को सर्वाइव कर पाना आसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुनकर जो है एक दिन की मजदूरी करता है तो उसमें अपना खर्चा चलाता है। अगर ऐसा हुआ बिजली महंगी हुई तो उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, और ऐसे में भुखमरी और खुदकुशी के कगार पे पहुंचने में कोई मतलब समय नहीं लगेगा। हमने सकीब से बात किया तो सकीब ने बताया कि 3 घंटे में एक साड़ी बन जाती है, बनारसी साड़ी पावर लूम वाली, और बाकी हथकरघा वाली 8 से 10 दिन लगता है, वो महंगी बिकती है, हाथ का काम होता है सब। तो ये साड़ी जो पावर लूम से बनती है, 3 घंटे में एक साड़ी बनती है, इसमें लगभग तकरीबन 85 से 100 रुपये के बीच लागत, मतलब खर्च इनको आप लोग देते हैं। तो वो आप लोग बेचते कितने में? हम लोग इसको मैक्सिमम और मिनिमम 4 के 4.5 के बीच में बेचते हैं। 4 से 4.5 के बीच में। तो उसको बनाने में धागे हो गए तमाम, और बिजली वगैरह, मशीनें वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो ले दे करके अगर दाम बढ़ गए तो फिर क्या होगा? फिर हमारा भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जो बुनकर हमसे जुड़े हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो होंगे, क्योंकि हमारा इसमें लागत आ जाती है 4.25 और 4.25 के बीच में। तो इसमें अगर बिजली बढ़ गई तो वहाँ ग्राहक को बेचने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हमें बेचना है, हम उनके ऊपर आश्रित हैं और बुनकर हमारे ऊपर आश्रित हैं। तो इफेक्टेड जब हम होंगे तो बुनकर जाहिर सी बात होंगे। अगर बिजली महंगी हुई तो जाहिर है कि मतलब भुखमरी के कगार पे हम होंगे। इन साड़ियों को जो विश्व के कोने कोने में बेची जाती हैं, काफ़ी महंगे दामों में, आप तो 400-450 बता रहे हैं, वहाँ पे और ज़्यादा दामों में बेची जाती हैं। तो ये कैसे वहाँ तक पहुँचती हैं? कोई व्यवस्था है, सरकार कोई व्यवस्था उपलब्ध कराती है, या फिर बिचौलिए आपसे खरीद करके या बड़े बड़े उद्योगपति आपसे खरीद करके बाहर के देशों में बेचते हैं या बड़े बड़े मार्केट में बेचते हैं? पहले जब सपा से कांग्रेस सरकार थी तो ये फैसिलिटी थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार में हथकरघा उरूज पे था। जैसे ही बीजेपी सरकार आई, हथकरघा एकदम लुप्त हो चुका है। दूसरी बात यह कि जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, वो मतलब हमसे लेते हैं, वो मतलब विदेश में महंगी बेचते हैं, बाकी हमसे मतलब 4.5 और 4.25 के बीच में लेते हैं। इससे हम कम मार्जिन में बेचते हैं, बाहर की जगहों में महंगी बिकती है। जी महंगी बिकती जी। है ना? और ये अगर यही गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे दे बाहर बेचने की, तो इसमें हम भी फायदे। आप लोग का यूनियन कोई है ऐसा जो आवाज़ उठाता हो कि हमें ये मौका मिले?
बिल्कुल है। हम बाहर के देशों में या देश के बड़े बड़े जगहों पे जाकर के बड़े बड़े शहरों में जाकर के उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए हम अपनी साड़ियों को जी, इसके चलते बुनकर नेता हैं मुबारकपुर और हर जगह बुनकर नेता, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। वो लगातार उनको मतलब पिछड़ने पर मजबूर कर रही है। यहाँ पे जब अखिलेश की सरकार थी तो विपणन केंद्र की शुरुआत हुई थी, है ना? उसके विषय में कुछ बताएंगे, वो चल रहा है क्या? नहीं, वो एकदम खंडहर के तौर पे तब्दील हो चुका है, उस पर कोई कार्य नहीं हो। इसलिए बनाया गया था वो मतलब इसमें बाहर से कस्टमर आए, हम अपनी साड़ियों को रिप्रेजेंट करें और वहाँ से मतलब वो खरीदे और आगे चल के उनको बेचे। के कस्टमर इन द सेंस वो व्यापारी हों या आसपास की पब्लिक? व्यापारी हूँ। व्यापारी बाहर से आए और उस मंडी में जाए, एक मंडी के तौर पे विकसित किया गया था विपणन केंद्र को ना, तो उस मंडी में आए और जो बीच का एक गैप था जिसको मतलब कम दामों में खरीद के अधिक दामों में लोग बेच लेते थे, और जो व्यापारी है, बुनकर व्यापारी है, वो फायदा नहीं उठा पाता था जो उसे बनाता है, तो वो खत्म करके ताकि ज्यादा से ज्यादा बुनकरों को फायदा हो, यही ना? तो वो चीजें नहीं हुई। और वो जो तो सरकार ने कोई कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठाया। करोड़ों का प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह खंडहर हो चुकी है, उसमें न कोई कार्य हो रहा है न उसको करने की कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट। यानी सपा सरकार का वो कदम यहाँ के बुनकरों के हित में था कि नहीं? हित में था थोड़ा बहुत, लेकिन अगर देखा जाए बुनकरों की हितैषी कोई पार्टी थी तो कांग्रेस थी, क्योंकि हमारा जब हथकरघा था तो ये नगर की बात करें तो ये मिनी दुबई के नाम से जाना जाता पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अमूमन व्यापारियों के लिए किसने सोचा, किस सरकार ने सोचा? कांग्रेस और सपा। कांग्रेस और सपा ने सोचा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी तमाम बैठकें मैंने देखा हुई प्रदेश के शीर्ष नेताओं से, मंत्रियों से, जब बिजली के दाम बढ़ाने की बात थी तो तमाम बुनकर नेता संतुष्ट भी हुए थे कि सरकार हमारे साथ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं, बस वो लफ्जी था, आगे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ये धागे उगे आप लोग बाहर से खरीदते हैं तो इसमें कोई सब्सिडी वगैरह मिलती? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं। अच्छा, कोई सब्सिडी नहीं मिलती? नहीं। उपलब्धता के बारे में क्या कहेंगे? उपलब्ध रहता है पर्याप्त मात्रा में धागे उगे? जी, पैसा देने पे मतलब उपलब्ध हो जाता है। उपलब्ध हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखा आपने, हमने बात किया यहाँ के व्यापारी से, जफर अख्तर से बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक विपणन केंद्र भी खोला गया जो समाजवादी पार्टी की यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में शुरू किया गया था, और एक मेगा प्रोजेक्ट था। यहाँ के बुनकर बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए उसकी शुरुआत हुई थी और एक कोशिश की गई थी कि जो बुनकर भाई हैं या जो व्यापारी हैं वो अपने प्रोडक्ट को बना करके वहाँ पे उसको बेचेंगे और व्यापारी उसी विपणन केंद्र में आकर के, जो बाहर के व्यापारी हैं उसी विपणन केंद्र में आके उन साड़ियों की खरीदारी करेंगे। लेकिन जफर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, उनके अनुसार मैं बताऊं तो अब वो विपणन केंद्र खंडहर हो चुका है, ऐसा इनका कहना है। वहां भी जाएंगे, वहां की भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो बुनकरों के लिए एक अच्छी पहल थी आखिर उसका हुआ क्या। बाहर से व्यापारी आते, वहाँ से सीधा बुनकरों से या व्यापारियों से अगर वहाँ से साड़ियाँ खरीदते तो निश्चित तौर पे इनको कुछ अधिक दाम वहाँ पे मिल पाता। जो मजदूरी है 85 रुपया इन साड़ियों की या 100 रुपया इन साड़ियों की जो मजदूरी है, तब शायद और ज़्यादा यहाँ के जो व्यापारी हैं अपने कारीगरों को दे पाते, जिससे उनकी भी जो जीविका है, जो उनका भरण पोषण का मामला है उनके परिवार का, वो भी आसानी से और बेहतर तरीके से हो सकता था। बहरहाल हम चलेंगे उस विपणन केंद्र पे भी आपको दिखाएंगे वहाँ की जो व्यवस्था सपा सरकार ने दी थी, और उसके बाद बीजेपी की सरकार में वो मामला अधर में लटक गया, उस पर कुछ हुआ नहीं। यहाँ 70% बुनकर बाहुल्य इलाका है, रेशमी साड़ियों की वजह से इलाका मशहूर है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट शामिल किया गया है, कोई चीज़ शामिल की गई है, तो निश्चित तौर पर उसकी सही तरीके से उस चीज़ की खरीद और बिक्री का प्रबंध सरकार को करना होगा, वरना इनकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। चलते हैं कहीं और, किसी और जगह पे, और वहाँ की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको भी दिखाएंगे, जो समस्या से ग्रसित चीज़ें हैं उसको भी दिखाएंगे। जैसे हमने इसको दिखाया, ये पावर लूम, अगर बिजली महंगी हो गई तो शायद ये कला धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, फिर बनारसी साड़ियाँ सिर्फ हमारे ख्वाबों ख्यालों में रह जाएगा, और फिर क्योंकि ये चल नहीं पाएगा, जब चल नहीं पाएगा तो साड़ियाँ बन नहीं पाएंगी, और जब बन नहीं पाएंगी तो फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो या कुछ और हो या विपणन केंद्र बना या कोई केंद्र बना लें, इनका कोई भी भला होने वाला नहीं है। चलते हैं कहीं और दिखाते हैं वहाँ की खबर, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और वहाँ की चीज़ों को आपके रूबरू लेकर आएंगे।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।